दोस्तों आज का ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हम आज ये पढ़ेंगे, सेट पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे और रिलेशन पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में सेट, फंक्शन, रिलेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। तो मैंने क्या किया, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में आता है उसका एक अलग से वीडियो बनाया। ठीक है, तो वो वीडियो में, ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, वो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करके मैंने वीडियो बनाया, वो ये वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन उससे पहले ये वाला वीडियो आपको देखना है, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व किया वो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेट समझोगे नहीं तो फंक्शन समझोगे नहीं, रिलेशन क्या है वो समझोगे नहीं, तो ये रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किया है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला वीडियो आप देखो, सेट को हम एक्सप्लेन करेंगे, फंक्शन और रिलेशन सबको एक्सप्लेन करें, आपको समझाएंगे। एक बार समझ लो, उसके बाद वो जो क्वेश्चन का जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बनाया वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो आप देखो, एग्जाम में वो ठीक ठाक लिखो, पास हो जाओगे 100%। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं सेट से। तो अभी देखो दोस्तों, सेट पढ़ेंगे। तो सेट होता क्या है पहले ये जानते हैं। सेट जो होता है उसको जो डेफिनेशन में बोला जाता है, वेल डिफाइंड अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। तो ये तो डेफिनेशन है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये यहाँ पे एक सेट हमने लिया है ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बोला गया है अनऑर्डर कलेक्शन। यहाँ पे देखो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट है ना, सेट तो एलिमेंट के कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सोचो आप, एलिमेंट है ये ए वाला सेट में, ये देखो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को हम सेट बोलते हैं। लेकिन उसके साथ और कुछ प्रॉपर्टी ऐड होता है, जैसे कि अनऑर्डर, मतलब देखो यहाँ पे जो नंबर्स है ऑर्डर में नहीं है, जैसे तैसे करके लिखा हुआ है, ऑर्डर में नहीं है, कोई भी एक अरेंजिंग ऑर्डर में नहीं है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है। तो अनऑर्डर मतलब ऑर्डर में होगा या अनऑर्डर में नहीं होगा, उसका कोई महत्व तो है नहीं। ऑर्डर में हो भी सकता है, ऑर्डर में नहीं भी हो सकता है, तो उसका कोई महत्व तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे बोला गया अनऑर्डर। और एक बोला गया डिस्टिंक्ट। तो ये वाला सेट देखो, 3 2 बार 10 है, 9 है, 2 बार 6 है, तो 2 बार रिपीटेशन नहीं होगा। अगर रिपीटेशन होगा तो ये एक सेट नहीं है, सेट में रिपीटेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब एक ही बार होगा, रिपीट 2 बार 10 नहीं होगा, एक ही बार 10 होगा, 2 बार 6 नहीं होगा, एक ही बार 6 होगा। चलो सी वाला सेट देखते हैं। सी का एक सेट है 1 2 3 4, डी का एक सेट है 4 2 3 1, दो ही करेक्ट है। ठीक है, ये ऑर्डर में लिखा गया है, ये कोई ऑर्डर में लिखा नहीं है, अनऑर्डर है, दोनों करेक्ट है। अनऑर्डर मतलब ऑर्डर का कोई महत्व है नहीं, मतलब ऑर्डर में लिखा होगा तो भी सेट है, ऑर्डर में नहीं लिखा होगा तो भी सेट है। तो ये दो एक ही सेट है। अभी देखो सेट सी इक्वल्स टू सेट डी, मतलब सेट सी इज सेम एज सेट डी, दोनों सेम है। क्यों सेम है? देखो एक ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4, लेकिन घुमा के लिखा गया है अनऑर्डर में, मतलब सी और डी एक ही सेट है। चलो समझ गए सेट क्या होता है। अभी चलो नाल सेट क्या होता है। नाल सेट मतलब समझ में आता है नाम से, नाल मतलब कुछ है नहीं, एम्प्टी। जैसे ये ए वाला सेट में कुछ लिखा नहीं, एम्प्टी है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है। नाल सेट इज एन एम्प्टी सेट, मतलब कुछ एलिमेंट होगा नहीं, इट इज अ सेट विथ नो एलिमेंट। और इसको कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक लाइन खींचो, थोड़ा सा मतलब टिल्टेड लाइन, बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा सा मतलब 5 डिग्री राइट साइड पे रहेगा, ऐसा लाइन खींचो और एक सर्कल करो, इसको कहते हैं फाई। फाई मतलब नाल सेट और एम्प्टी सेट, कुछ भी कहो, राइट। अभी देखते हैं साफ सेट क्या होता है। ऑल एलिमेंट ऑफ बी सेट इज इन ए सेट, मतलब बी सेट का हर एक एलिमेंट ए सेट में होगा, तभी बी ए का सबसेट होगा। चलो पहले ए सेट देखते हैं। ये ए वाला सेट देखो, ए सेट में लिखा है 1 2 3 4, बी सेट में लिखा 3 1 2, मतलब 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, राइट। तो हम कह सकते हैं बी इज आ सबसेट ऑफ ए। ए बी का सबसेट नहीं है, ए में ज्यादा एलिमेंट है लेकिन बी में कम एलिमेंट है, बी में वो सारे एलिमेंट है जो ए में है, मतलब ए में जो एलिमेंट है बी में भी है, लेकिन बी ए में थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो हम कह सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ये नहीं कह सकते, बट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे देखो सेट बी
लेस देन इक्वल्स टू सेट ए, सेट बी ये है लेस देन इक्वल टू सेट ए, मतलब बी में जितना सेट होगा ए में उतना सेट हो सकता है और उससे एक ज़्यादा भी हो सकता है, एक और दो, मतलब एक दो तीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। लेस देन इक्वल टू मतलब समझते हो ना आप। अभी देखो सेट ए लेस देन इक्वल्स टू सेट सी, अभी सेट ए और सी बना है हमने, देखो सेट ए में क्या है 1 2 3 4, सेट सी में क्या है 4 1 3 2, मतलब अभी देखो 1 2 3 4 यहाँ पे भी है, ए पे भी 1 2 3 4 है, मतलब क्या बोलेंगे हम, सेट ए और सेट सी एक ही है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट सी, और उल्टा भी है सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, उल्टा भी हो सकता है क्योंकि एक ही एलिमेंट है ना। लेस देन इक्वल टू प्रॉपर्टी है, सबसेट का प्रॉपर्टी है लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे क्या है, लेस देन है, ए से बी छोटा है, तो यहाँ पे बी ए का सबसेट है, ए बी का नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ए सी का सबसेट है, सी भी ए का सबसेट है, क्योंकि इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। चलो सबसेट समझ में आ गया दोस्तों। अभी हम समझेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट सबसेट से थोड़ा अलग है, अभी पढ़ते हैं कुछ ये प्रॉपर्टी वगैरह। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इन सेट ए, मतलब समझ गए दोस्तों, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी मतलब हर एक एलिमेंट बी का इज इन सेट ए, मतलब सेट ए में होना ही चाहिए, हर एक एलिमेंट बी का सेट ए में होना ही चाहिए। यह है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं दोस्तों, सेट बी नॉट इक्वल्स टू सेट ए, बी और ए सेम नहीं होगा, बी और ए सेम नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसेट में क्या था, ए और बी सेम होगा तभी चलेगा, तभी वो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि लेस देन इक्वलिटी है। यहाँ पे बी और ए सेम नहीं होगा। सेट बी लेस देन सेट ए, बी ए से छोटा होगा। अभी देखो बी में 2 4 1 3, मतलब 1 2 3 4 को घुमा के लिखा गया है। ए में क्या है 1 2 3 4 है लेकिन 5 एक्स्ट्रा है, मतलब बी छोटा है ए से। प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, एक से दूसरे से सेट से छोटा होगा, मतलब जो एलिमेंट है वो तो होगा ही, होना चाहिए पहले वाला प्रॉपर्टी, इक्वल नहीं होगा लेकिन क्या होगा, छोटा होगा। बी ए का प्रॉपर सबसेट है, बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। और हर एक प्रॉपर सबसेट बन सकता है, हर एक प्रॉपर सबसेट वो बोलेंगे तो एवरी प्रॉपर सबसेट इज ऑल्सो अ सबसेट, एवरी प्रॉपर सबसेट इज ऑल्सो अ सबसेट, बट ऑल सबसेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट, मतलब हर एक प्रॉपर सबसेट होगा लेकिन हर एक सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कंडीशन है लेस देन इक्वल टू है, लेस देन भी है इक्वल्स टू है, सबसेट इक्वल्स टू होगा तो सबसेट होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू होगा तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या है, लेस देन होना चाहिए, तो मतलब हर एक प्रॉपर सबसेट हो सकता है क्योंकि मतलब बी ए से छोटा है, तो ये तो प्रॉपर सबसेट है। बी ए का ए से छोटा है, मतलब बी ए का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और बी ए का सबसेट भी हो सकता है। प्रॉपर सब इसलिए बोला हर एक प्रॉपर सबसेट बन सकता है लेकिन हर एक सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। समझ में आ गया दोस्तों। चलो अभी हम समझेंगे कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, कि कुछ नहीं, बहुत आसान है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वही है एक सेट का कार्डिनलिटी। अभी क्वेश्चन में अगर आएगा तो ए सेट दिया गया है, उसका कार्डिनलिटी कितना होगा, क्या बोलोगे 1 2 3 4, कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज 4। समझ आ गया। चलो पावर सबसेट। पावर सबसेट क्या होता है, ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, राइट, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज द पावर सबसेट ऑफ सेट ए। समझ गए, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल लिखेंगे तो समझ में आएगा। अभी यहाँ पे ए सेट है, 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। अभी सोचो ये वाला जो सेट दिया गया है इसमें से कितना सबसेट आएगा, ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब ये सेट ए जो है इसमें से कितना सबसेट आ सकता है, बनाओ। तो पहला जो सबसेट आएगा वो है नाल, नाल भी एक सबसेट है, हर एक सेट का नाल एक सबसेट है, मतलब एक पहला सबसेट हो गया नाल। दूसरा बन गया 1 लेके एक सबसेट बना दिया हमने, ऐसे 2 को लेके बनाया, 3 को लेके बनाया, 1 2 को लेके बना दिया, 1 और 3 को लेके बनाया, 2 और 3 को लेके बनाया और 1 2 3 को लेके बनाया। तो इतना 1 2 3 हो सकता है सबसेट, प्रॉपर सबसेट नहीं, सबसेट बोला तो ये और ये ए और 8 प्रॉपर सबसेट नहीं लेकिन सबसेट है, ठीक है दोस्तों। तो कितना सबसेट बनेगा,
अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सबसेट बनेगा, 8 सबसेट। तो फॉर्मूला देखते हैं पावर सबसेट का। पावर सबसेट इक्वल्स टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट को आप कार्डिनलिटी लिख सकते हो क्योंकि हमें मालूम है कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर कार्डिनलिटी। तो पावर सबसेट इक्वल्स टू 2 टू द पावर कार्डिनलिटी और द नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। तीन ही एलिमेंट है ना यहाँ पे, कार्डिनलिटी 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 2 टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8। तो पावर सेट, ये पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 8। क्यों 8? 8 ही सबसेट बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सबसेट बन सकता है, इसमें से 8 सबसेट बन सकता है, इसलिए पावर सबसेट ऑफ सेट ए इज 8। 2 टू द पावर द कार्डिनलिटी दैट इज 3 इक्वल्स टू 8। चलो ये डिफिनेशन देखो, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज द पावर सबसेट ऑफ ए। हर एक सबसेट को जो होता है वही है पावर सबसेट 8। अभी देखो, अभी हम देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है, आपको बोला गया है ए क्रॉस बी करना, मतलब ए से बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। तो क्या लिखेंगे हम ए 4 सॉरी 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अभी देखो 1 4 1 5 मतलब इससे इसके साथ ये, इसके साथ एक से तीनों के साथ, ये देखो एक से तीनों के साथ, फिर 2 के साथ तीनों के साथ मतलब बी का 3, फिर 3 के साथ ये तीनों। अभी देखो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये बन गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बिल्कुल सेम नहीं है। बी क्रॉस ए में ये पहले आ जाएगा। अभी 4 1 4 2 4 3, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। ठीक है, अभी एक ए क्रॉस ए के साथ ए के कार्डिनलिटी करो, मतलब ए क्रॉस ए करो, ए कार्टेशियन ए करो, क्या आएगा? 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। बी के साथ बी के करो, ये देखो बी 4 5 6, तो करो बी के साथ बी के क्या आएगा? 4 4 4 5 4 6 4 5 5 5 5 6 राइट, 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ये अपने आप करो, ये देखो बी के साथ बी की, समझ आ गया है ना कैसे करना है? आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अभी ये देखते हैं थोड़ा। अभी देखो सेट, यहाँ पे एक सेट दिया गया है 1 2 3, यहाँ पे बी है 2 3 4 5, 2 सेट है यहाँ पे देखो। ठीक है, अभी ये जो यू है ना इसको बोलते हैं यूनियन। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या होगा? कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है। ये दोनों को मिला के जो होता है, ये सेट और ये सेट, मतलब ए और बी सेट को मिला के एक सेट बना, वो होगा ए यूनियन बी। लेकिन रिपीटेशन नहीं होगा क्योंकि सेट का हमें प्रॉपर्टी में दिया गया है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। एक एलिमेंट एक से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 2 3 रिपीट नहीं होगा। अभी देखो 1 2 3 आ गया है, 2 3 रिपीट नहीं होगा, 4 5 आ जाएगा, रिपीट नहीं होगा। तो ये दोनों को मिला के एक सेट बन गया, ये हो गया ए यूनियन बी। अभी ये इस उल्टा वाला यू को बोलते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा वाला यू। तो उल्टा वाला यू मतलब जो कॉमन होगा, ये दो सेट में कॉमन क्या है? रिपीटेशन क्या है? 2 3 यहाँ पे है, 2 3 यहाँ पे है, वही 2 3 एक बार ही लिखा होगा, लेकिन जो कॉमन होगा दोनों सेट में वो होगा ए इंटरसेक्शन बी। अभी ए माइनस बी है, ये टिल्टेड लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसको बोलते हैं माइनस ही बोलेगा आप। ए माइनस बी क्या होगा? ए से बी को घटाओ, ए में 1 2 3 है, बी में 2 3 4 5 है, 2 3 4 में यहाँ पे तो 4 5 तो है नहीं, 4 5 को मत देखो, 1 2 3 है, 2 3 कॉमन है, तो ये 2 3 ये 2 3 से हटा दो, 1 रहेगा, तो 1 यहाँ पे होगा, ए माइनस बी 1। अब बी माइनस ए कितना होगा? बी माइनस ए और ए माइनस ए सेम नहीं है, यहाँ पे देखो ए माइनस ए नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब इससे इसको घटाओ, 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 यहाँ पे है, 2 3 है, 2 3 हटाओ, 1 तो नहीं है, चलो 2 3 हटाओ, 4 5, बी माइनस ए 4 5। ठीक है, ए माइनस बी 1, बी माइनस ए 4 5। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक बी। ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू क्या होता है? देखो अभी ए माइनस बी का जो रिजल्ट है उसके साथ यूनियन करो बी माइनस ए माइनस बी का रिजल्ट आ गया, बी माइनस बी का रिजल्ट आ गया, दोनों को यूनियन करो, मतलब दोनों को मिलाओ, मिला के क्या सेट बनता है? 1 4 5, 1 4 5 बनता है ना, 1 4 5।
ठीक है। यूनियन ये जो एसिमेट्रिक बी में ऐसे कि बोला कि ए माइनस बी और बी माइनस सी तो कभी सेम नहीं होता, जैसे कि सेम नहीं होता रिपीटेशन कभी नहीं होगा, ठीक है, रिपीटेशन कभी नहीं होगा। तो अभी देखो 1 4 5 समझ में आ गया, ठीक है। ए सिमेट्रिक बी उसका होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस से, जो रिजल्ट आएगा 1 4 5। चलो अभी वेन डायग्राम देखते हैं, एग्जाम में वेन डायग्राम आता है तो ये क्या बोलता है, देखो इसको बोलते हैं यूनियन, ये यूनियन बी जो हमने अभी यहाँ पे किया था ना, दोनों सेट को मिला के एक साथ। अभी देखो सेट ए सेट बी दोनों को मिलाओ, यहाँ पे ये सेट ए है ये सेट बी है, दोनों को मिला के सेट करो तो हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। अभी ये ए इंटरसेक्शन बी क्या पढ़ा था हमने, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में जो कॉमन है, दो सेट में जो कॉमन है, जैसे कि 2 3 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी में ए सेट बी सेट में ये वाला पोर्शन कॉमन है, जैसे यहाँ पे 2 3 कॉमन था ना दोनों सेट में, यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन कॉमन है, ठीक है। तो एज्यूम करो यहाँ पे 2 3 है तो ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए से बी को हटाओ, ये वाला ए ये वाला बी का ये वाला पोर्शन तो ए में घुसा हुआ था ना, तो घुसा हुआ पोर्शन को हटाओ तो ये हो गया ए माइनस बी, और बी माइनस से क्या होगा अपोजिट होगा, ये बी है बी में ए का पोर्शन जो घुसा हुआ है उसको हटाओ तो ये है बी माइनस ए, राइट। ए सिमेट्रिक बी क्या होगा, ए सिमेट्रिक बी में यहाँ पे देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए सिमेट्रिक बी में तो ये होगा ना, ए माइनस बी का देखो ये वाला पोर्शन लिया, बी माइनस ए का ये वाला पोर्शन लिया, दोनों पोर्शन यहाँ पे लो, ये वाला छोड़ दो, कॉमन तो कोई है नहीं, कॉमन तो कोई होगा नहीं, ठीक है, ये छोड़ दो एक सिमेट्रिक बी। अभी ये इसको बोलते हैं ए नॉट, बी में से ए को हटाओ, ए नॉट मतलब ए नहीं, बी में से ए को हटाओ, ये बड़ा बड़ा सर्कल बी छोटा बड़ा सर्कल ए, छोटा बड़ा सर्कल को सेट मत करो हटाओ, ए नॉट बी ये वाला हो गया बी ए नॉट। अभी रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन रिलेशन से आता है, तो रिलेशन पढ़ने के लिए पहले जो पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिलेशन मतलब दो सेट के अंदर क्या रिलेशन बनता है, वही दो सेट से कुछ एलिमेंट को निकाल के आप उसको एक रिलेशन में डाल रहे हो। तो चलो पढ़ते, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, एक्स कॉमा एक्स एलिमेंट ऑफ आर, आर मतलब रिलेशन, एक्स कॉमा एक्स एलिमेंट ऑफ आर मतलब रिलेशन, ये जो साइन है ये फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी एक्स एलिमेंट, ये है एलिमेंट, ये एलिमेंट फॉर एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ सेट ए वेयर आर इज रिलेशन एंड ए इज सेट। एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे ए का एक सेट है 1 2 3, ए इंटू ए बनाओ कार्टेशियन करो, अभी तो आपको मालूम है 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3, कार्टेशियन बनाओ एक का। अभी देखो रिफ्लेक्सिव में क्या लिया जाएगा, R1 एक रिलेशन है, R1 में रिफ्लेक्सिव रिलेशन में x कॉमा x होना चाहिए, x कॉमा x मतलब 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3, यही हो गया यहाँ पे x कॉमा x, मतलब एक यहाँ पे जो होगा लेफ्ट में जो होगा राइट में वही होगा, जैसे कि 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3, तो ये x कॉमा x एलिमेंट होना ही चाहिए रिलेशन में, रिलेशन में x कॉमा x एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि ये R एक रिलेशन है जहाँ पे हमने लिया 3 एलिमेंट 1 1 2 2 3 3, ये x कॉमा x होना ही चाहिए एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट फॉर इन R, R मतलब रिलेशन फॉर एवरी मतलब फॉर ऑल x, सब यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट है फॉर ऑल x एलिमेंट इन ए सेट में जितना ये वाला ए सेट है ना, ये वाला ए सेट में ये वाला देखो, ये वाला ए सेट है तो ये देखो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, ये ए सेट है, ए सेट में जितना है सबका एक्स एक्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, 1 2 3 सबका ही एक्स एक्स होगा फॉर एवरी, देखो एक्स कमा एक्स मतलब 1 कमा 1 एलिमेंट आर में होगा, आर रिलेशन में एक्स कमा एक्स एलिमेंट होगा, है कितना है फॉर एवरी एक्स एलिमेंट है, फॉर एवरी एक्स मतलब यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, 3 है, फॉर एवरी वन तीनों के लिए ही होगा 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, तब भी एक रिलेशन होगा। समझ आ गया दोस्तों। अभी ये क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब 1 1 2 2 3 3 होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 4 4 भी होना चाहिए था, राइट दोस्तों। 4 इंटू 4 करते तो 4 4 आ जाता दोस्तों, यहाँ पे 9 एलिमेंट था वहाँ पे 16 एलिमेंट आ जाता, अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट होता तो यहाँ पे 4 4 भी होना चाहिए था, अगर होता तो, मतलब 1 2 3 4 होता तो दोस्तों, ठीक है। अभी देखो R1 के रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आता है
देखो 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 3 3 है, 3 3 भी है, यहाँ पे 3 2 है, 2 1 है। देखो ये मैंडेटरी है, मतलब फॉर एवरी एक्स देयर शुड बी एक्स कमा एक्स, फॉर एवरी एक्स इन ए सेट देयर शुड बी एक्स कमा एक्स, मतलब 1 कमा 1, 2 कमा 2, 3 कमा 3, ये तो होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होगा। अभी 8 2 देखो, 1 1 1 2 1 3 2 2, 3 3 कहाँ है, 3 3 तो है नहीं, 3 3 तो होना चाहिए ना, हमें बोला गया है एक्स कमा एक्स फॉर ऑल फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट ए, मतलब हर एक 3 कमा 3 भी होना चाहिए, 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 3 कमा 3 है नहीं, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, ये होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 3 होना चाहिए, 3 3 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन का प्रॉपर्टी। अभी चलो हम देखेंगे ऑल डायगोनल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये देखो ये ए कॉमा ए क्रॉस ए का डायगोनल रिलेशन होता है ना, ऑल डायगोनल रिलेशन जो होता है 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आता है, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट डायगोनल। तो ये तो डायगोनल है, रिफ्लेक्सिव है, तो ये देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होता है, तो बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट डायगोनल, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है 3 2 है 1 1 है। क्या ये वाला रिलेशन जो हमने बनाया R1 क्या डायगोनल रिलेशन में आता है? बिल्कुल नहीं आता। R डायगोनल रिलेशन में आ जाता है, R1 डायगोनल रिलेशन में नहीं आता, इसलिए बोला गया है ऑल डायगोनल रिलेशन इज रिफ्लेक्शन रिलेशन बट ऑल रिफ्लेक्शन रिलेशन इज नॉट डायगोनल रिलेशन। समझ आएगा दोस्तों? अभी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत ही आसान है, जो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं वो इररिफ्लेक्सिव होगा, मतलब डायगोनल में जो रिलेशन होगा 1 1 2 2 वो होगा नहीं, होगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे देखो ए कॉमा ए, दो एलिमेंट लिया मैंने, ए का 1 और 2 यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे देखो R1 में क्या है 1 1 है, 2 2 भी है, 1 1 2 2 होगा मतलब तो रिफ्लेक्सिव बन गया। अगर रिफ्लेक्सिव बन गया तो इररिफ्लेक्सिव तो बनेगा ही नहीं, 100% नहीं बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्सिव का ऑपोजिट, ये क्रॉस है, नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 है 2 1 है, राइट, तो ये तो 100% क्या है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में आता है। और ये देखो नाल R3 एम्प्टी सेट और 5 एम्प्टी सेट भी इररिफ्लेक्सिव में आता है। क्यों आता है एम्प्टी सेट? क्या? क्योंकि एम्प्टी सेट तो कभी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव में तो ये मैंडेटरी है, एम्प्टी सेट तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आएगा ही नहीं, मतलब ये तो ये नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो एम्प्टी सेट मतलब क्या? एम्प्टी सेट में तो वो डायगोनल 1 1 और 2 2 नहीं होगा, मतलब खाली है, तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में वो आ सकता है। अभी देखो सिमेट्रिक पढ़ेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में देखो एक्स रिलेशन वाई, देन y रिलेशन x, मतलब फॉर एवरी x y एलिमेंट ऑफ a। अब ये क्यों देखो 1 2 3, ठीक है ना, फॉर एवरी x y मतलब जितना x y है एलिमेंट ऑफ a, ठीक है। अभी देखो समझो, यहाँ पे a इंटू a किया हमने, इसको देखो फिर रिलेशन यहाँ पे देखो R1 में देखो क्या है 1 2 है, 1 2 मतलब अभी सोचो x और y, ठीक है, 1 2, x को 1 सोचो y को 2 सोचो। अभी यहाँ पे देखो देन ये भी होना चाहिए, y x भी होना चाहिए, y और x मतलब y मतलब 2 नॉट 2 1, 1 2 होगा तो 2 1 भी होना चाहिए, तब भी ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक में अगर रिलेशन में 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, मतलब यहाँ से इसका एक 1 2 यहाँ पे होगा तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 2 1 नहीं रहेगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। 2 2 हाँ कोई बात नहीं, 2 2 मतलब 2 2 का अपोजिट तो 2 2 ही होता है, 2 2 का अपोजिट 2 2 ही होता है, कोई बात नहीं रहेगा। 1 2 होगा तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए, मतलब उल्टा भी होगा, 1 2 होगा तो 2 1 होगा, एक्स वाई होगा तो वाई एक्स भी होना चाहिए रिलेशन में, तब भी वो सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे देखो 1 2 है 2 1 है, 3 1 है 1 3 है, तो सिमेट्रिक होगा। R3 देखो रिलेशन 3 में क्या आता है 1 2 है, ठीक है, 2 1 है नहीं है तो नहीं होता, 2 2 है 2 2 तो ठीक है, 3 1 है तो 1 3 नहीं है, तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया? अभी असिमेट्रिक वर्सेस एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो R X रिलेशन Y, ठीक है, एंड Y रिलेशन नहीं होगा X के साथ, X के साथ
y का रिलेशन होगा तो y के साथ x का रिलेशन नहीं होगा, तभी ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। फॉर एवरी एक्स वाई इन सेट ए में जो एक्स वाई है उसका x के साथ y का रिलेशन होगा तो y के साथ x का नहीं होगा, तभी रिलेशन होगा। अभी देखो R1 मैंने बनाया एक रिलेशन क्या है 1 2 है, मतलब अभी समझो हमने सिमेट्रिक पढ़ा ना, सिमेट्रिक का अपोजिट होगा एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक का अपोजिट होगा। सिमेट्रिक में क्या था, जो होगा उसका उल्टा होना चाहिए। 1 2 होगा तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 2 और 2 2 तो सेम होगा, 1 2 होगा तो 2 1 होना चाहिए, 3 1 होगा तो 1 3 होना चाहिए। यहाँ पे नहीं होगा, मतलब एक्स वाई होगा तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए, तभी ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो अभी चलो देखो यहाँ पे R1 में 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 3 1 है लेकिन 1 3 नहीं है, लेकिन 2 2 हो गया, ये 2 2 अलाउड है, तब भी ये क्या होगा एंटी सिमेट्रिक ये वाला, लेकिन एसिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक ये नहीं है, इसको कहलाया जाएगा एंटी सिमेट्रिक। ये देखो 1 2 है 2 1 नहीं है, 3 1 है 1 3 नहीं है, तो 100% ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक तो होगा ही होगा। लेकिन ये है देखो 2 2 है, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है, 100% सिमेट्रिक नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक ये होगा। अभी R2 का देखो 1 2 है 2 1 नहीं है, 2 3 है 3 1 नहीं है, अच्छी बात है, 3 1 है 1 3 नहीं है दोस्तों, तो ये क्या होगा एंटी सिमेट्रिक तो होगा 100%। अभी एसिमेट्रिक भी होगा, ये एसिमेट्रिक भी होगा, ये पहले वाला एसिमेट्रिक नहीं था, ये एसिमेट्रिक भी होगा। क्यों, देखो ये 2 2 वाला यहाँ पे हो था, जैसे कि ये 2 2 वाला था x, x अगर रहेगा तो ये x रहेगा तो एसिमेट्रिक नहीं होगा, सिर्फ एंटी सिमेट्रिक होगा। मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का अपोजिट है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का अपोजिट तो है ही, उसके साथ साथ ये 2 2 मतलब x रहेगा तो ये एंटी सिमेट्रिक कहलाया जाएगा, लेकिन एसिमेट्रिक नहीं। अगर ये 2 2 भी नहीं रहेगा तो ये 100% क्या होगा, एसिमेट्रिक तो होगा ही, और एंटी सिमेट्रिक तो ऐसे ही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अभी ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन ध्यान से पढ़ो दोस्तों। एक रिलेशन y एंड y रिलेशन z, मतलब x के साथ y का रिलेशन है और y के साथ z का रिलेशन है, देन x के साथ z का रिलेशन होना ही चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट फॉर एवरी xyz एलिमेंट ऑफ ए, फॉर एवरी xyz एलिमेंट ऑफ ए में जो xyz एलिमेंट है उसका आपस में रिलेशन ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि x के साथ y का अगर है और y के साथ z का भी है तो देन x के साथ z का होना ही चाहिए। चलो ये है ये सेट, ये कार्टेशियन कर लिया मैंने। अभी देखो रिलेशन यहाँ पे कुछ है। R1 का देखो 1 2 है, ठीक है, मतलब xy, 2 3 है, 2 3 मतलब yz, xy yz, राइट। अभी देखो xz तो होना ही चाहिए 1 3, यहाँ पे देखो xy 1 2 xy yz 2 3 yz। अभी x के साथ z का रिलेशन होना ही चाहिए। अभी देखो x और ये z मतलब 1 3 भी है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अभी R2 देखो, R2 में देखो, R2 में क्या होगा, 1 2 है, अच्छी बात है, ठीक है, 2 1 है, 1 2 है 2 1 है, ठीक है, तो 1 और 1 होना चाहिए, है 2 2 2 2 तो 2 2 मतलब 2 2 तो होगा ही होगा, उल्टा करो एक ही है, ठीक है, तो 1 2 2 1, राइट, और ये 1 1 है तो ये ट्रांजिटिव है। ये भी है 1 2 2 3 1 3 ट्रांजिटिव है। लेकिन इसमें देखो आप 1 2 2 1 1 1 होना चाहिए, तो फिर x और z का रिलेशन होगा, xy yz और x का z का तो एक रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी इक्विवेलेंस पढ़ेंगे। इफ इक्विवेलेंट रिलेशन एग्जिस्ट देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसका क्या मतलब है, इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अभी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
इक्विवेलेंस रिलेशन तब भी कहलाया जाएगा अगर कोई रिलेशन में तीन प्रॉपर्टी होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। चलो समझते हैं, ये तीन पढ़े चुके हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब पढ़े चुके हैं, रिफ्लेक्सिव तो अभी पढ़े हैं ना, तो ये प्रॉपर्टी होना चाहिए रिफ्लेक्सिव वाला प्रॉपर्टी, जहाँ पे ये कंपलसरी होगा 1 1 2 2 3 3 कंपलसरी होगा, मतलब ये होना ही चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी इक्विवेलेंस में होना चाहिए। उसके साथ साथ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या था हमने पढ़े थे, 1 2 होगा फिर 2 1 होना चाहिए। 1 2 होगा तो उसका अपोजिट तो होना ही चाहिए सिमेट्रिक में। अभी उसके साथ साथ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे, 1 2 होगा 2 3 होगा, मतलब एक्स वाई वाई जेड फिर एक्स जेड के साथ रिलेशन होना चाहिए, मतलब 1 2 2 3 और 1 3 भी होना चाहिए। तो चलो इक्विवेलेंस में तीनों प्रॉपर्टी चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। चलो देखते हैं। ए सेट है 1 2 3, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ, यही प्रोडक्ट बनेगा, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं अलग से। तो चलो देखते हैं। R1 रिलेशन 1 1 2 2 3 3 तो हो गया, रिफ्लेक्सिव बन गया, तो एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ पे देखो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं, 1 2 2 1 1 2 2 1, मतलब 1 2 है उसका अपोजिट 2 1 भी है, 3 1 है उसका अपोजिट 1 3 भी है दोस्तों। तो फिर मतलब सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया। अभी देखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अभी देखो एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड में 1 2 2 1 1 1 होना चाहिए, 1 1 है दोस्तों। अब इसको देखते हैं 3 1 1 3, एक्स वाई वाई जेड 3 1 1 3 3 3 होना चाहिए। एक्स यहाँ पे एक्स के जेड के साथ रिलेशन 3 3 है दोस्तों, 3 3 भी है, ठीक है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये 100% इक्विवेलेंस है, राइट मार दिया मैंने। अभी R2 को देखो 1 1 है 1 2 है, ठीक है दोस्तों, 2 3 है 1 3 होना चाहिए, नहीं है, यहाँ पे 1 3 है, 1 2 है 2 3 है, 1 3 है 1 3 है, मतलब ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये ट्रांजिटिव वाला सेटिस्फाई कर चुका है। लेकिन अभी देखो 1 2 है 2 1 है क्या, 2 1 नहीं है, 2 1 तो नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक भी तो नहीं है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, कैसे कर गया, 1 2 है अभी 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 1 3 है 3 1 है 1 3 है, 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव का प्रॉपर्टी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो 1 3 है यहाँ पे, वो 3 1 है 1 3 है, मतलब 3 3 भी होना चाहिए, नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, क्योंकि 1 1 है 2 2 है, 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है, अभी देखो 1 2 है 2 1 तो नहीं है, तो मतलब ये कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ना रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर रहा है, ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस नहीं है ये वाला। तीनों को सेटिस्फाई करना है, 2 सेटिस्फाई करने से भी नहीं होगा, तीनों को सेटिस्फाई करना है, एक करने से भी नहीं होगा। तो ये तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंस रिलेशन में ये आता नहीं है। समझ गए दोस्तों रिलेशन। अभी हम समझेंगे सेट का ये फंक्शन वाला चैप्टर। फंक्शन का पहला देखेंगे 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन मतलब देख के मालूम पड़ गया आपको कि 2 सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे 3 एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट। ये पहले वाला को बोलेंगे डोमेन बोल सकते हैं या प्री इमेज बोल सकते हैं, दूसरे वाला को बोलेंगे कोडोमेन भी बोल सकते हैं हम, या इमेज भी बोल सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे देखो 1 to 1 मतलब एक के साथ एक का लिंक अप हुआ, 1 to 1, ये भी 1 to 1 है दोस्तों, ये भी 1 to 1, जैसे कि क्रॉस भी है लेकिन 1 to 1 ही है, एक के साथ एक का ही मतलब लिंक अप किया गया है, ठीक है। अभी देखो मेनी टू वन मतलब समझ में आ रहा है ना, मेनी टू वन, ए के साथ 1 बी के साथ भी 1, मतलब मेनी टू 1, 1 to many कभी नहीं होता दोस्तों, 1 to many फंक्शन कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मेनी टू 1 हो सकता है, यहाँ पे देखो मेनी टू 1 है, मेनी टू 1 है, यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो सकता फंक्शन में, कभी डोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट मतलब खाली एलिमेंट डोमेन में कभी नहीं होगा। ये डोमेन भी या बोल सकते हो या प्री इमेज भी बोल सकते हो।
प्री इमेज में कभी कोई खाली एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन कोडोमेन में या इमेज में हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे खाली बैठा है, सी के साथ किसी का मैपिंग नहीं हुआ है, लेकिन इधर नहीं होगा, मतलब डोमेन में नहीं होगा। तो many-to-one समझ में आ गया दोस्तों। अभी देखेंगे INTO फंक्शन। इंटू फंक्शन को अभी इंजेक्टिव फंक्शन भी आप कह सकते हो, इंजेक्टिव फंक्शन। चलो तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो आप देखो 2 सर्किल का बनाया हुआ, यहाँ पे 1 2 ABC INTO, इसका मतलब क्या? अभी देखो ए छोटा होगा बी से, डोमेन हमेशा कोडोमेन से छोटा होगा, मतलब एक एलिमेंट खाली होगा। इंटू मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट खाली होगा, एक खाली बैठा एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे खाली। सी खाली है ना, मतलब हमेशा कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पे खाली रहेगा, मतलब कोडोमेन में खाली रहेगा, तभी वो इंटू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इंटू प्रॉपर्टी को आप इंजेक्टिव भी कह सकते हो, इंटू प्रॉपर्टी को आप इंजेक्टिव कह सकते हो, लेकिन एक खाली रहेगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक वो मतलब तब भी आप इंटू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। अभी ऑन टू प्रॉपर्टी उल्टा है, यहाँ पे एक खाली रहेगा, यहाँ पे खाली नहीं रहेगा, मतलब हर एक मैपिंग होगा। अभी देखो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट मैप विथ ऑल एलिमेंट ऑफ को डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट मैप विथ ऑल एलिमेंट ऑफ को डोमेन, मतलब हर एक मैप क्या होगा, मतलब कोई भी खाली नहीं होगा। देखो यहाँ पे कोडोमेन में ए बी से मैप किया गया है, मतलब एक भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है। इंटू में देखो एक्स्ट्रा है, इंटू फंक्शन में यहाँ पे एक खाली रहेगा, लेकिन ऑन टू में कोई भी खाली नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। अभी देखो यहाँ पे 1 to 1 और ऑन टू तो मालूम है दोस्तों, ऑन टू मतलब कोई भी खाली नहीं रहेगा, 1 to मतलब एक के साथ एक का मैपिंग होगा। अभी ये देखो 1 to को आप बोल सकते हो इंजेक्टिव, ठीक है ना, और ऑन टू को आप बोल सकते हो सब्जेक्टिव, और अभी जो 1 to 1 ऑन टू फंक्शन होता है इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 1 to 1 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इमेज ही सेटिस्फाई कर रहा है, एक से एक का लिंकअप हुआ। अभी ऑन टू प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि देखो कोई खाली नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डाटा नहीं है, हर एक कोडोमेन अपने डोमेन से मैप किया गया है, हर एक इमेज का एक प्री इमेज से मैपिंग हुआ गया है, कोई भी खाली नहीं बैठा है, और 1 to 1 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी देखो 1 to 1 इंटू मतलब तो हमने पढ़ा है कि एक खाली रहेगा। यहाँ पे देखो 1 to 1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और इंटू प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 4 खाली है, यहाँ पे भी 4 खाली है, मतलब एक एक्स्ट्रा होगा। इमेज में एक एलिमेंट होगा जो कि प्री इमेज से मैपिंग नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभी many-to-one और on-to, many-to-one तो समझ में आता है आपको, ए और बी से यहाँ पे एक को मैपिंग किया गया है, मतलब many-to-one सेटिस्फाई कर रहा है many-to-one, और on-to मतलब कोई खाली नहीं रहेगा, हर एक एलिमेंट कोडोमेन के साथ एक मतलब एक या 2 एलिमेंट या उससे ज़्यादा एलिमेंट डोमेन में मैपिंग किया जाएगा, मतलब हर एक कोडोमेन के एलिमेंट को मैपिंग किया जाएगा डोमेन के एलिमेंट से। यहाँ पे है कोई भी खाली नहीं है, मतलब ऑन टू फंक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, many-to-one भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है दोस्तों। अभी देखो many-to-one और इंटू मतलब पता है खाली रहेगा, इंटू मतलब खाली रहेगा, many-to-one सेटिस्फाई कर रहा है, इंटू भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये खाली है, यहाँ पे 2 खाली है, यहाँ पे ए और सी सब खाली है, many-to-one है और खाली भी है, मतलब many-to-one प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया और इंटू प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया दोस्तों, ठीक है। many-to-one प्रॉपर्टी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन शुड गेट अ मैप विथ कोडोमेन, one codomain element should be mapped with more than one element of domain। ये देखो 1 element of codomain should be mapped with 1 or more element of codomain, ठीक है। और ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ये एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट बी मोर देन एलिमेंट ऑफ डोमेन, मतलब यहाँ पे एक खाली है, वही बोल रहा है खाली है, ठीक है। अब ये कॉम्पोजिशन फंक्शन, ये कॉम्पोजिशन फंक्शन में क्या होता है, अभी देखो ए बी और सी 3 है, अब ए के साथ बी को रिलेशन होगा और बी के साथ सी का रिलेशन होगा, उसका मतलब क्या होता है, ए के साथ सी का भी रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन
of f with g is a function from a into c defined by g of x इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, g थर्ड ब्रैकेट में f और यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में अंदर x एंड डिनोटेड बाई जी ओ एफ। अभी देखो यहाँ पे x है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, x को फंक्शन में डाल के, x को फंक्शन में f में डाल दिया। अभी सी के साथ रिलेशन करने के लिए g को लिया हमने और एक फंक्शन आउटसाइड फंक्शन में, ये और फंक्शन को इनसाइड फंक्शन में डाल दिया, आउटसाइड फंक्शन इनसाइड फंक्शन में डाल दिया। अभी इसका हम बोलेंगे जी ओ एफ, ये देखो डायरेक्ट ए को साथ सी का रिलेशन कराएगा, जी ओ एफ ए और सी में डायरेक्ट रिलेशन कराएगा, जी ओ एफ ऐसे लिखते हैं इसको। इसका जो हम बहुत सारा क्वेश्चन आता है उसका तो मैंने अलग से वीडियो बनाया, मैंने आपको बताया कि वीडियो जो बनाया उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे चुका हूँ, और वीडियो आप देखना। एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन आता है उसको मैंने सॉल्व करके दो पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो बनाया। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको मतलब ऐसी तरह के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ठीक है। अभी देखो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन, तो इन्वर्स फंक्शन मतलब ऐसे कि जैसे कि हमने करते हैं यहाँ से यहाँ जाते हैं, और इन्वर्स मतलब उल्टा जाएंगे, बी से ए तक जाएंगे, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन से डोमेन में जाएंगे, कोडोमेन से डोमेन में रिटर्न करेंगे, बी से ए उल्टा जाएंगे। तो इसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। तो मैंने अब देखो कि मैंने 2 वीडियो बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2 का, उसका लिंक मैं वीडियो में दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन आता है उसी तरह के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बनाया, अभी देख लो, ठीक है। और ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अभी लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं ऐसे वीडियो बहुत सारा बनाता रहूँगा, ठीक है। और ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू, ठीक है। गुड बाय।